हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुपिंदर कौर है और आज हम डिस्कस करेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। पहली बात, रिसोर्स होता क्या है? कोई ऐसी चीज़ जो हमारी लाइफ को आसान बना दे, जो हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, सपोज ये पेन है, मुझे लिखना है, दिस इज़ अ रिसोर्स फॉर मी। ऑलराइट, नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि ये यूज़ कैसे होता है, टेक्नोलॉजी का मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमिकली फीजिबल। अगर ये पेन 10,000 का होगा तो मैं नहीं खरीदूंगी, अगर ये 10 रुपये का होगा इट विल बी ईजी फॉर मी टू बाई इट। ठीक है, नेक्स्ट इज कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो मेरी जो सोसाइटी है उसमें एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि मैं इसको यूज़ करूँ। ठीक है, अगर मेरी फैमिली, अगर मेरे फ्रेंड्स इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आई विल नॉट बी एबल टू यूज़ इट। अगर मैं यूज़ भी करूँगी तो मैं खुशी से यूज़ नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, सो दीज आर रिसोर्सेज। नेक्स्ट, क्या ये रिसोर्सेज फ्री हैं? आज तक ह्यूमंस ने जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे पेड़ है, हवा है, पानी है, उसका अंधाधुंध यूज़ किया, इतना ज़्यादा यूज़ किया है कि अब हमें इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि ग्राउंड वाटर लेवल इतना नीचे हो गया है, सॉइल पोल्यूटेड हो गई है, एयर पोल्यूटेड हो गई है। दिल्ली में अराउंड दिवाली पीपल वेयर मास्क्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम उसकी कीमत दे रहे हैं। तो रिसोर्सेज आर नॉट फ्री। ओके, yes, they are not. They are function of human activities. Human beings themselves are essential components of resources. कैसे? हम कैसे लिंक बनते हैं मटेरियल और रिसोर्स के बीच में? This is the chain. ये मटेरियल है, ये है रिसोर्स, बीच में इसको कनेक्ट करने के लिए कौन आता है? ह्यूमंस। कैसे? ह्यूमंस यूज करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी, अपने रिसोर्सेज, जैसे कि पैसा। अगर मेरे पास रिसोर्स है लेकिन मेरे पास टेक्निक है, ठीक है, और लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है वो टेक्निक यूज करने के लिए, तो मैं फिर भी उस मटेरियल को एज अ रिसोर्स यूज नहीं कर पाऊंगी। यू गॉट माई पॉइंट? सो दिस इज इट। सो ह्यूमन इज अ लिंक बिटवीन मटेरियल एंड रिसोर्स। फाइन। नेक्स्ट इज, yes, we transform material available in our environment into resources and use them. Types of resources. सबसे पहले origin की बात करते हैं। ओके, बायोटिक रिसोर्सेज, बायो, लिविंग। इसका मतलब क्या है कि जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो लिविंग रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं एनिमल्स, ट्रीज, वी ह्यूमंस, वी आर लिविंग रिसोर्सेज। फाइन। एंड अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जो अ का मतलब ऑपोजिट ऑफ बायो, इसका मतलब नॉन लिविंग। नॉन लिविंग जैसे कि डेफिनेटली ये पेन, हवा, पानी, एवरीथिंग इज एबायोटिक रिसोर्सेज टू अस। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कि कितनी जल्दी वो रिसोर्स खत्म हो सकता है, कितनी जल्दी वो रिसोर्स खत्म नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मैं सन की बात करती हूँ, सोलर एनर्जी। क्या सन की एनर्जी खत्म होती है? नहीं, डेली उतनी ही रहती है। फाइन। अगर हम बात करें कोल या ट्रीज की बात करते हैं तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इट मीन्स वॉट? रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर एग्जाम्पल, जो जल्दी जल्दी रिन्यू हो सकते हैं, खत्म नहीं होते, इसका मतलब सन, सोलर एनर्जी, एयर। ओके, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो खत्म हो जाते हैं, जैसे कि ट्रीज, कोल। ओके, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सपोज मेरा घर है, वो मेरा ही है, मेरे पड़ोसियों का नहीं है। ओके, देन कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज जैसे कि पार्क्स। नेक्स्ट इज नेशनल रिसोर्सेज, जैसे कि हमारे नेशनल हाईवेज, हमारे नेशनल बैंक्स। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो पूरे वर्ल्ड के हैं। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, जैसे ये इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया, सिर्फ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इंडिया है और ये इंडियन ओशन, दिस इज अरेबियन सी, दिस इज बे ऑफ बंगाल, है ये सारा ओशन। ठीक है, तो ये एरिया जो है दिस इज अबाउट 19.2 किलोमीटर्स। ठीक है, यहाँ तक जो एरिया है इंडिया एक्सक्लूसिवली यूज कर सकता है। सपोज कोई पाकिस्तान या ये साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं वो अगर यूज करती हैं तो इंडिया अलाउ नहीं करेगा यहाँ के जो रिसोर्सेज है, यहाँ का जो पानी है। ठीक है, लेकिन इसके आगे जो आता है, आगे के जो रीजन्स है, ये बाकी कंट्रीज यूज कर सकती हैं। ठीक है, किसकी परमिशन से? यूनाइटेड नेशंस या और अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी परमिशन से। सो दीज आर इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके,
टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। मैं सबसे पहले चलूंगी डेवलप्ड रिसोर्सेज पे। डेवलप्ड रिसोर्सेज मतलब जो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ठीक है, वो डेवलप्ड हो गए। फिर नेक्स्ट आते हैं पोटेंशियल, जिनको हम यूज कर रहे हैं पर अभी वो उतनी तादाद में यूज नहीं हो रहे हैं जितनी वो हो सकते हैं। 100% पोटेंशियल अभी उनका नहीं हुआ है अचीव। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इवन हाइडल एनर्जी, ठीक है, ये यूज हो रहे हैं लेकिन 100% पोटेंशियल पे नहीं है। तो दीज आर पोटेंशियल। देन वी हैव स्टॉक। स्टॉक मतलब पड़ा है, सपोज ये पेन है, पड़ा है मेरे पास, बट द थिंग इज कि मेरे पास टेक्निकल नो हाउ नहीं है कि मुझे कैसे यूज करना है, तो दिस इज स्टॉक, यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिजर्व्स। रिजर्व्स मतलब इनकी अभी डिमांड ही नहीं आई है, मे बी 100 ईयर्स बाद डिमांड आ जाए, तो अभी ये पड़े रहेंगे 100 साल तक। इनकी टेक्निकल नो हाउ भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इनकी डिमांड भी नहीं है, ठीक है। इनकी डिमांड रिलेटिवली है बट वी डोंट नो हाउ टू यूज देम। फिर वही बात, क्या वो फ्री है या आर दे इनफाइनाइट? नो, दे आर नॉट। ओके, रिसोर्सेज आर फाइनाइट। तो इसीलिए अगर हम उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करेंगे, तो क्या होगा? पोल्यूटेड होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ये होता है डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट करो लेकिन हमारे वातावरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और सेकेंड पोर्शन क्या है इसका? ये है कि जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। सपोज अगर मैं यूज़ कर रही हूँ पानी, तो मेरी आने वाली जनरेशन्स को भी पानी मिलना चाहिए, वो भी साफ, ठीक है। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992। Now this was the first major लेवल पे जो मीटिंग हुई थी विच वॉज फॉर कंजर्विंग द एनवायरनमेंट। जब हमें इफेक्ट्स दिखने शुरू हो गए कि यार इन्वायरमेंट थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, इसके लिए क्या किया जाए, तो पूरे वर्ल्ड से अलग अलग लीडर्स, मेन लीडर्स आए, मिले ब्राज़ील में 1992 में, और उन्होंने कुछ डिसाइड किया कि क्या करें हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उन्होंने एक डिक्लेरेशन निकाली जिसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। जो भी ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, जैसे कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आजकल बोल रहे हैं कि हम उसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक के टेम्परेचर तक लेके आएंगे, ठीक है। टेम्परेचर को कम करने की कोशिश की जा रही है, वो यहीं पर डिसाइड हुआ था। देन नेक्स्ट इज ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स डिसाइड हुए कि फॉरेस्ट की सपोज 33% ऑफ द टोटल एरिया होना चाहिए, जोग्राफिकल एरिया 33% तक होना चाहिए, वो डिसाइड हुआ। देन एजेंडा 21 डिसाइड हुआ। नाउ विल डिस्कस अबाउट एजेंडा 21। व्हाट इज एजेंडा 21? इट वॉज साइंड इन 1992, ब्राज़ील कॉन्फ्रेंस में ही हुआ था। फिर ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने किया था, ठीक है। अगर ये तुमसे पूछ लेते हैं आपसे कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते कि एजेंडा 21 कहाँ साइन हुआ था, यहाँ डिस्कस हुआ था, ठीक है, UNCED में। देन एम पूछ लेते हैं कि एम क्या है एजेंडा 21 का? उसका एम है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिर्फ कंट्री लेवल पे नहीं, विलेज लेवल पे नहीं, सिटी लेवल पे नहीं, ग्लोबल लेवल पे। और उन्होंने क्या कहा कि एवरी लोकल गवर्नमेंट should draw its own local agenda 21। जैसे इंडियन गवर्नमेंट है अपने लेवल पे करेगी, पाकिस्तानी अपने लेवल पे करेगी, US अपने लेवल पे करेगी, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल कि ग्लोबली हम उस लेवल पे पहुंच सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसोर्स प्लानिंग। हम प्लान कब करते हैं? जब कोई चीज़ हमारे पास कम होती है। अगर मेरे पास बेशुमार चीज़ें, अनलिमिटेड चीज़ें हैं, तो क्या मैं प्लान करूँगी कि आज मुझे 5 ही यूज़ करनी चाहिए? सपोज पेन है मेरे पास, अनलिमिटेड है, ठीक है। मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं उसको सारे के सारे मैं आज ही यूज़ कर लूँ या मैं एक दिन में यूज़ करूँ, इतने यूज़ करूँ, ठीक है। तो हमें उस चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ती है जो चीज़ कम होती है। तो रिसोर्सेज हमारे पास इनफाइनाइट नहीं है, ओके। तो इसीलिए हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए उनके जुडिशियस यूज़ के लिए। फाइन। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में पानी बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वैसे ही राजस्थान में पानी कम है, तो इसलिए राजस्थान वालों को सोचना पड़ेगा कि आज हम इतना गैलन्स ऑफ वाटर यूज़ करेंगे या इतने लीटर ऑफ वाटर यूज़ करें, ठीक है। अगर नहा रहे हैं तो 1 बाल्टी से नहाना चाहिए, ठीक है, या आधी बाल्टी से नहाना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब इंडिया के लेवल पे बात करते हैं, क्या है, कैसे होना चाहिए। सबसे पहले तो रिसोर्सेज को करो आइडेंटिफाई
कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो रिसोर्स लैकिंग है वहाँ पे। राजस्थान में पानी की कमी है, वो रिसोर्स। तो ये सब रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या बनता है? इसका मतलब कि हम पॉलिसीज़ वैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यही बात कर रहे हैं कि सिमिलर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट पे भी स्ट्रैटेजी मैच करनी चाहिए, स्टेट लेवल पे भी स्ट्रैटेजी मैच करनी चाहिए, तभी डेवलपमेंट होगी, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। ओके, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब बचाए कैसे जाएं रिसोर्सेज, ठीक है। ये एक किसी फेमस पर्सनालिटी ने कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। कैन यू गेस? Yes, it was said by Mahatma Gandhi, our very own Mahatma Gandhi. He said कि सबकी ज़रूरत के लिए तो environment में सब कुछ है, लेकिन सबके लालच के लिए नहीं है, ठीक है। इसलिए जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो। He said mass production बंद करो, लेकिन प्रोडक्शन बाय masses should be done. mass production क्या होती है कि ज़रूरत एक की है लेकिन बना 100 रहे हैं, ठीक है। He said कि प्रोडक्शन बाय masses should be there। इसका मतलब क्या है? अगर एक आदमी एम्प्लॉयड है, उसकी जगह 100 आदमी एम्प्लॉयड होने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं कि द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड द रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन मोर सिस्टमैटिक वे इन 1968। तो जो सिस्टमैटिक वे में रिसोर्स कंजर्वेशन की बात की थी वो कहाँ हुई थी? द क्लब ऑफ रोम में हुई थी। ओके, तो not only resources but technology and human capital matters for development definitely। development क्या, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे जापान ले लो। जापान कितना डेवलप्ड है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है वहाँ पे, पॉपुलेशन इज सो एजुकेटेड एंड एवरीथिंग, बहुत डेवलपमेंट है। लेकिन द फैक्ट इज कि उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज इतने कम हैं कि सपोज इंडिया से भी कम है। अगर हम देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है, ठीक है। तो उन्होंने इतना राइज कैसे किया? On the basis of human capital, on the basis of knowledge. All right, they did all that. And as compared to that, if we talk about Africa, उसमें इतने ज़्यादा resources हैं। You might have heard about diamonds जो साउथ अफ्रीका से आते हैं, जोहान्सबर्ग से आते हैं, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा resources है वहाँ पे, फिर भी वो countries गरीब हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे human capital नहीं है, वहाँ पे technology नहीं है। So this is a good example of that. Okay. Then there's this book Small is Beautiful। इसमें भी sustainable development की बात होती है। अगर short question में पूछ लिया जाए कि tell name a book which talks about sustainable development, that is Small is Beautiful। Another one is Our Common Future। Okay. Then Brundtland Commission अगर पूछ लेते हैं कि किसके रिगार्डिंग था Brundtland Commission की रिपोर्ट, this was again sustainable development या conservation of environment। Okay. अब हम बात करते हैं land resources। Land is definitely a resource. Why? I'll tell you. Plains. Plains में क्या कर सकते हैं हम? वहाँ पे घर बनाते हैं, ठीक है। वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, वहाँ पे हाईवेज बनाने कितने आसान हैं, ठीक है। तो ये प्लेन्स हैं। माउंटेन्स में आ जाओ, माउंटेन्स में टूरिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट इज वहाँ पे हाइडल पावर होती है, वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं बिकॉज रिवर्स बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है उनकी, ठीक है। दैट इज़ वन गुड पॉइंट। देन द नेक्स्ट वन इज प्लेट्यूज। प्लेट्यूज में क्या होता है? हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू ले लो, हमारा नीचे डेक्कन प्लेट्यू ले लो। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेज जैसे कि कोल है, ठीक है, वहाँ पे आयरन है, राइट। सो लैंड इज इन इटसेल्फ अ रिसोर्स। फाइन। लैंड यूटिलाइजेशन कैसे यूटिलाइज होती है? लैंड फॉरेस्ट्स होते हैं, नेचुरली भी होते हैं, आर्टिफिशियली भी होते हैं। देन लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अगर कल्टीवेशन नहीं हो रही है तो क्या होगा? वहाँ पे या तो वो बैरन पड़ी होगी, वेस्ट पड़ी होगी, या फिर वहाँ पे बिल्डिंग्स होंगी या एग्रीकल्चर होगा। नेक्स्ट इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स। ये क्या होते हैं? परमानेंट पास्चर्स, जहाँ पे जो कैटल होता है वो घास खाते हैं परमानेंटली, ठीक है। वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता, वहाँ पे ट्रीज ही नहीं होते। नेक्स्ट इज लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। ये पता नहीं है कि यहाँ पे आम के बाग हैं या कुछ है, ठीक है। इस पे अलग अलग तरीके के पेड़ उग रहे हैं। फाइन। देन नेक्स्ट इज कल्चरेबल वेस्ट लैंड। इसको लेफ्ट इट हैज बीन लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। कल्चरेबल है, एग्रीकल्चर हो सकता है, फर्टाइल है, लेकिन फिर भी इस पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स क्या होती हैं? जिनको ऑलमोस्ट जानबूझ के खाली छोड़ा गया होता है। जैसे कि इस साल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ तो मैं अगले साल उस लैंड पे कल्टीवेशन नहीं करना चाहती, सो दैट आई वांट दैट लैंड टू रीप्लेनिश, ठीक है। जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स गए हैं वो उसको एक साल में वापस मिल जाएं, ठीक है। फैलो लैंड।
तो ये दो प्रकार की होती हैं। कैसे? करंट फैलो लैंड, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, 1 साल या उससे कम के लिए उसको खाली छोड़ा जाए। देन अदर देन करंट क्या होता है? अब 1 साल से लेकर 5 साल तक खाली छोड़ा जाए, करंट अदर देन करंट। नेट सोन एरिया, अब नाम से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है हमें, है ना? तो सोन मोर देन वंस। अब क्या होता है? पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, हरियाणा में थोड़ा कम, यूपी में, बिहार में, ये फर्टाइल एरियाज हैं, यहाँ पे पानी भी बहुत ज़्यादा है, इरिगेशन अच्छे से डेवलप्ड है। तो क्या है, एक सीजन में वीट ग्रो होगा, एक सीजन में राइस ग्रो होगा, और बीच में कहीं ना कहीं कॉर्न या शुगर केन भी होगा। मोर देन 1 हो गया कल्टीवेशन। देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ओके, जहाँ पे टोटल क्रॉप्ड एरिया होता है वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया क्या क्या चीज़ें डिटर्मिन करती हैं? पहले तो फिजिकल फैक्टर कि वो फर्टाइल है, माउंटेनस है, कैसा है, प्लेट्यू वाला है, ठीक है। देन ह्यूमन फैक्टर्स कि वो कैसे ह्यूमंस है वहाँ पे, कि वहाँ पे ट्राइबल्स हैं तो वो फॉरेस्ट को प्रेफर करेंगे, उसको क्लियर नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है, वो होता है। देन ये पैटर्न देखो 1960 से 61, मेन इसमें चीज़ फोकस करने वाली क्या है कि फॉरेस्ट एरिया 18% से 23% ही हुआ है सिर्फ, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कौन सा, इंटरनेशनली क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड्स, कि 33% तो कम से कम होना चाहिए। हमारा कितने पे है? 23 के आसपास है। इट इज स्टिल लेस, राइट। फिर क्या है इसकी वजह? धीरे धीरे क्यों कर रहे हैं हम ग्रो? हो रहा है, एब्सोल्यूट नंबर्स में हो रहा है, रिलेटिवली भी हो रहा है, बट देन लैंड डिग्रेडेशन भी बहुत है। कैसे होती है लैंड डिग्रेडेशन? वाटर इरोडेड एरिया, फ्लड आ जाते हैं, ठीक है, वाटर इरोडेड एरिया, तो टॉप सॉइल गई, इनफर्टाइल हो गई सॉइल, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया डिफॉरेस्टेशन, फाइन। नेक्स्ट इज सेलाइन एंड अल्कलाइन लैंड, सेलाइन अल्कलाइन मतलब रैन ऑफ कच्छ, क्या है उसमें, सफ़ेद होता है, पूरा नमक होता है ऊपर, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, उस वजह से लैंड वेस्ट है, फाइन। देन विंड इरोडेड एरिया, अब विंड इरोडेड एरिया में क्या है, सपोज बैरन लैंड, वी टॉक्ड अबाउट वेस्ट लैंड्स, वी टॉक्ड अबाउट फैलो लैंड्स, अगर 5 साल से ज़्यादा तक खाली पड़ी है, उसमें पानी नहीं है, कुछ नहीं है, ग्रास नहीं है, तो हवा चलेगी ज़ोर से और टॉप सॉइल गई तो इनफर्टाइल हो गई, दैट इज लैंड डिग्रेडेशन, ओके। कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन क्या होती है? माइनिंग, कहीं पे कोल, डायमंड, हर चीज़ की माइनिंग हो रही है। उसके बाद क्या है, आसपास के एरियाज तो हैं ही अफेक्टेड, वो एरिया, एंड इट इज़ फॉर कितने किलोमीटर्स तक की होती है माइंस, सारा एरिया खराब, ओके। नेक्स्ट इज स्क्वेयरिंग रिलेटेड टू माइनिंग, ठीक है। ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, अब पंजाब में क्या है, कैंसर बेल्ट बन गई, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतने सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं कि वो धरती में तो है ही, लैंड पे तो है ही, पानी में भी है, ओके, दिस इज लैंड डिग्रेडेशन। फिर क्या है, ओवर ग्रेजिंग, अब जो हमारी जो कैटल है वो इतना ज़्यादा ग्रेज करती हैं एक जगह पे कि वो घास ही खत्म हो गया, धीरे धीरे घास खत्म हो गया, फर्टाइल लेयर फिर गई एंड देन इनफर्टाइल हो गया, ओके। फ्लडिंग, आई टोल्ड यू, फिर से टॉप लेयर गई। देन डिफॉरेस्टेशन, सैलिनिटी, आई जस्ट टोल्ड यू। हाउ टू टैकल इट? अब प्रॉब्लम्स तो बहुत है, अब उनको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। एफॉरेस्टेशन बेस्ट सोल्यूशन है, पेड़ उगाओ, एयर भी क्लीन होगी, लैंड भी क्लीन होगी, सेव होगी, फर्टाइल होगी, कोई फ्लड्स भी कम होंगे, हमारे लैंडस्लाइड्स कम होगी। कितने ज़्यादा सोल्यूशंस है, कितना ज़्यादा हेल्प करेगी ये एफॉरेस्टेशन हमें। पेड़ लगाओ। शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं? सी, ये एक खेत है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉप है, यहाँ पे क्रॉप है, यहाँ पे क्रॉप है, ये बीच में जो जगह है, आपने कई खेतों में देखा होगा, फील्ड्स में देखा होगा कि यहाँ पे पेड़ लगे होते हैं बहुत सारे, यहाँ पे भी जो बीच वाली जगह, यहाँ पे पेड़ लगे होंगे, सिमिट्री में लगे होंगे, ठीक है, कुछ मीटर के डिस्टेंस पे लगे होंगे। उनका फंक्शन क्या होता है कि जब हवा आए तो जो हमारी जो सॉइल है, क्रॉप्स हैं, वो अफेक्ट ना हो, हवा के प्रेशर को वो रोक दे। दीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स, ओके। नेक्स्ट, कंट्रोल करो ओवर ग्रेजिंग को, ठीक है, कुछ लिमिट तक होना चाहिए ग्रेजिंग। एक एरिया में हो रहा है ग्रेजिंग, ठीक है, उसके बाद शिफ्ट कर लो किसी और रीजन के लिए, ठीक है। स्टेबलाइजिंग ऑफ सैंड ड्यून्स, अब जैसे राजस्थान है या और कोई ड्राई एरियाज हैं, वहाँ पे मिट्टी के रेत के टीले होते हैं, उन पे अब एग्रीकल्चर या पेड़ वेड़ तो नहीं लग सकते, लेकिन हाँ, कौन से लग सकते हैं, हमारे थॉर्नी श्रब्स लग सकते हैं, कैक्टस लग सकते हैं, और कितनी सारी वैरायटीज होती हैं। इवन
कीकर ग्रोज इन द ड्राई एंड सेमी एरिड एरिया, उसको लगा सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज। फिर क्या, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजेबल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। अब जो फैक्ट्रीज हैं उनमें से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलते हैं फैक्ट्रीज में से, उनको फैक्ट्री में ही ट्रीट करो, ठीक है, एंड देन फिर उसको रिवर्स में लेके जाओ, फाइन। देन दिस यू मस्ट हैव रेड इन 6th क्लास से ऑनवर्ड्स, ये डायग्राम स्टार्ट हो जाता है कि सबसे पहले ऊपर टॉप सॉइल होती है, फिर सब सॉइल होती है, सबस्ट्रेटम होता है, ठीक है। तो ये जो होती है ये वेदर्ड होते हैं, लेकिन ये अभी प्रोटेक्टेड है। इतना ज़्यादा वेदरिंग, इतना ज़्यादा बिल्कुल यहाँ पे वेदरिंग नहीं हुई है, ठीक है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट लेयर जहाँ पे मेन न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस कंटेंट होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, अलूवियल सॉइल्स, ये भी हम बहुत क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। अलूवियल्स क्या होती हैं, जो रिवर्स के आसपास होती है। अब रिवर भर गई, ये रिवर है, रिवर भर गई, ज़्यादा फ्लो हो गया, थोड़ा सा ओवरफ्लो हो गया, जो सेडिमेंट्स है वो आसपास हो गए डिपॉजिट, आसपास डिपॉजिट हो गए तो वहाँ पे एग्रीकल्चर, बहुत अच्छा एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर ये कहाँ था, अब 3 हमारे मेन रिवर सिस्टम्स है, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स में हमें मिलती है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में मिलती है, ठीक है, एंड लिटिल इन राजस्थान एंड गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान में भी है फर्टाइल स्ट्रेच, ठीक है, एंड देन गुजरात में, ये हमारी एलुवियल है, फाइन। फिर इनके थोड़े से जो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं, मोटे वाले पार्टिकल्स कहाँ मिलते हैं हमें, ये दुआर्स में, चोज में, तराई में मिलते हैं। ये कौन सा रीजन होता है, ये रीजन वो होता है, सपोज ये माउंटेन है या हिल है, यहाँ पे आके एकदम से स्लोप चेंज हो गई तो क्या करेगी ये रिवर, यहाँ पर तो कोर्स मटेरियल को उठा सकती है, इसमें पावर है, वेलोसिटी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ आके उसकी पावर कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गई, तो जो भारी वाले पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठा देगी, हल्के वालों को उठा के ले जाएगी। जो भारी वाले कोर्स वाले हैं तो यहाँ मिलेंगे हमें दुआर्स में, चोज में, दिस इज द तराई रीजन, ओके। नेक्स्ट एज के अकॉर्डिंगली बात करते हैं। ओल्ड एलुवियम बांगड़ एंड न्यू एलुवियम खादर बोलते हैं, ठीक है। फिर द बांगड़, इसमें क्या होता है, बांगड़ ये क्यों होता है, इसमें ज़्यादा कंकड़ वगैरह क्यों होते हैं, बिकॉज वो कैल्शियम के नोड्यूल्स होते हैं, उसमें कंकड़ नोड्यूल्स होते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि कंकड़ नोड्यूल्स कौन से वाले में होते हैं तो वो बांगड़ में होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, इसमें कौन कौन सी, इस वाले में कौन कौन सी क्रॉप्स हो सकती हैं हमारी, शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल्स एंड पल्सेस, ओके। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है हमें, अब मैं एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, मैप ही है। अब दिस इज आवर एरिया, अगेन डेक्कन एरिया की बात कर रहे हैं हम, दिस इज आवर डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। इसमें हमें कौन सी सॉइल मिलती है, ब्लैक सॉइल मिलती है। ब्लैक सॉइल को हम लावा सॉइल भी बोलते हैं या उसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो करती है। और वो ब्लैक क्यों होती है, बिकॉज वो लावा से बनी हुई होती है, फाइन। और ब्लैक सॉइल को रेगुड भी बोलते हैं, रेड सॉइल को नहीं बोलते रेगुड, ब्लैक सॉइल को बोलते हैं, ओके। और ये डेक्कन ट्रैप में होती है, वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज एरिया, एरियाज वही हैं डेक्कन ट्रैप वाले, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश। सिर्फ एक इमेज अपने दिमाग में बना के रखना कि डेक्कन वाले एरिया में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, दैट्स इट, ठीक है। छत्तीसगढ़ आ गया, छोटा नागपुर प्लेटी, थोड़ा सा स्ट्रेच उस साइड को है हमारा। फिर अलॉन्ग गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक सॉइल, सबसे पहले तो बहुत ही फाइन होती है, क्लेई मटेरियल होता है, तो उसका मतलब क्या है कि ज़्यादा मॉइस्चर रिटेनिंग होगी वो, फाइन। कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम, ठीक है। ये जनरली ट्रू फॉल्स में पूछ लेंगे कि क्या उसमें, हाँ, इज इट पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, येस दैट्स ट्रू, ओके। देन नेक्स्ट क्या होता है कि जब वो गर्म वेदर होता है, जब ड्राई वेदर आ जाता है तो क्या होता है कि उसमें ना थोड़ी थोड़ी क्रैक्स बन जाते हैं, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है एयर में, सैंड में, राइट। सो व्हेन द फर्स्ट शावर कम्स, जब पहली बारिश होती है तो तभी जो किसान होते हैं उसको खेती स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है, इट बिकम्स स्टिकी, ओके। रेड एंड येलो सॉइल, रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, ये याद रखना है, ठीक है। रेड सॉइल इज फाउंड इन लो रेनफॉल एरियाज, ओके। एंड देन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू की हमने बात कर ली, ब्लैक सॉइल है, ठीक है। अब इसकी ईस्टर्न
सदर्न पार्ट्स में हमें रेड सॉइल मिलेगी। नेक्स्ट इज वही एरियाज कौन कौन से आ गए, उड़ीसा छत्तीसगढ़ जो ईस्टर्न साइड पे है, ठीक है। सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, थोड़ा सा गंगा प्लेन में चला गया, मिडिल गंगा प्लेन में, एंड अलोंग द पिडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स में हमें क्या मिल रहा था, अलूवियल सॉइल। वेस्टर्न घाट्स में हमें क्या मिल रहा है, रेड सॉइल मिल रही है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है कि ड्यू टू आयरन डिफ्यूजन, यस द रेड कलर इज व्हाट, बिकॉज ऑफ व्हाट, इट्स बिकॉज ऑफ द आयरन प्रेजेंट इन इट, ओके। एंड जब इसमें मॉइस्चर आ जाता है तो ये येलो कलर की हो जाती है। इट्स रेड एंड येलो, इट्स द सेम सॉइल, ओके। नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल ये हमें लैटिन से मिला है लेटर, विच मीन्स ब्रिक। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि ब्रिक सॉइल कौन सी होती है, दैट इज लेटराइट सॉइल, बिकॉज ये सूखने के बाद बहुत कोर्स, बहुत ही स्ट्रांगली एक बॉन्ड बना लेती है एंड ब्रिक जैसी हो जाती है वो, ओके। तो ये होता है हाई टेम्परेचर एरिया, हाई रेनफॉल एरिया। हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल मतलब व्हाट, नियर इक्वेटर, ओके। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा रेनफॉल आ गई, ज़्यादा रेनफॉल हुई तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बाहर चले गए, ह्यूमस भी बाहर चली गई, तो इट इज़ नॉट दैट फर्टाइल, ओके। एरियाज कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मेनली ये नीचे वाले एरियाज हैं। थोड़ा सा हमें असम में दिखेगी ये, ठीक है। और असम में दिखेगी तो इसमें कौन से क्रॉप्स होंगे, टी एंड कॉफी, इजी टू रिमेंबर। लेटराइट ऑल्सो फाउंड इन असम, तो टी एंड कॉफी, फाइन। रेड लेटराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर कैश्यू नट्स। तो जो रेड लेटराइट होती है दैट इज फॉर कैश्यू, ओके। एरिड सॉइल्स, एरिड सॉइल्स डेजर्ट सॉइल्स होती हैं मेनली, दे आर रेड टू ब्राउन इन कलर, सैंडी होती हैं, तो मतलब क्या है, मॉइस्चर कंटेंट इसमें ज़्यादा नहीं होगा तो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होगी। सेलाइन होंगी, अब इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर पानी ज़रा सा भी नीचे से आ जाता है तो ऊपर सॉल्ट को खींच लाता है, कैपिलरी एक्शन होता है। उससे क्या होता है कि अगेन इनफर्टिलिटी आती है, फाइन, जो कि अभी राजस्थान में प्रॉब्लम दिख रही है बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल, ओके। लेस फर्टाइल है, लो वाटर होल्डिंग है, ठीक है। इसमें कंकड़ वही कैल्शियस डिपॉजिट्स होते हैं। देन फॉरेस्ट सॉइल, नाम ही बता रहा है हमें, कहाँ मिलते हैं, फॉरेस्ट में मिलती है, ठीक है। लोमी होती है, सिल्टी होती है एंड वैली साइड पे। वैली से याद रखना कि यहाँ पे वैलीज में बहुत मॉइस्चर होता है, बहुत मॉइस्चर होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे हमें फॉरेस्ट सॉइल मिलेगी, समझ आया। कोर्स ग्रेन्ड होते हैं इन अपर, ये वो सोचने की बात नहीं है, ठीक है। अपर स्लोप्स में थोड़ा सा कोर्स ग्रेन्ड होते हैं, ठीक है, बस याद रखना है, नथिंग एल्स। स्नो कवर्ड जो एरियाज होते हैं जैसे कि हिमालयाज में, वहाँ पे क्या होता है, जो पत्ते होते हैं पेड़ों से गिरते हैं वो अच्छे से डिकम्पोज नहीं हो पाते। इसकी वजह से क्या है, अच्छे से डिकम्पोज नहीं होते तो वो जो सॉइल है थोड़ी सी एसिडिक रह जाती है कंटेंट में, राइट। नेक्स्ट इज रिवर टेरेसेस एंड अलूवियल फैंस। क्या होते हैं रिवर टेरेसेस एंड अलूवियल फैंस, ये रिवर बैंक है जो कि स्टेप्स की फॉर्म में है। स्टेप्स, अब टेरेस भी एक तरह का फ्लैट होता है, जो हमारी घर की छत होती है टेरेस फ्लैट होती है, वहीं से याद रखना कि ये जो फ्लैट बैंक्स होते हैं रिवर के साइड पे ये टेरेसेस होते हैं। अब जब फ्लड आता है, ये रिवर ऊपर चली गई, जब नीचे आया पानी तो क्या हुआ, यहाँ पे डिपॉजिट हो गई अलूवियल सॉइल, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे ट्रीज उग सकते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड सब कुछ हो सकता है, ठीक है। अनदर थिंग अलूवियल फैंस। अलूवियल फैंस क्या होते हैं, दिस इज दीज आर टू माउंटेन्स, यहाँ से रिवर निकली, जब नीचे आई तो प्लेन एरिया पे आकर स्प्रेड आउट हो गई। सूखने के बाद क्या है, यहाँ पे डिफरेंट सेडिमेंट्स आ गए। अब ये इतना फर्टाइल है कि यहाँ पे ट्रीज ग्रो कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल्स हमें मिलती हैं। ये एक मैप की फॉर्म में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हमने याद किया। अब डेक्कन में ब्लैक सॉइल मिल गई, उसके आसपास ये कौन सी है, रेड एंड येलो सॉइल, एज आई टोल्ड यू, ईस्टर्न एंड सदर्न। फिर ये हमारी अलूवियल सॉइल्स हो गई, ये हमारी एरिड सॉइल्स हो गई, ठीक है। दिस इज हाउ इट गोज। एंड लेटराइट बहुत कम है हमारे पास, ये ठीक है। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। अब इरोजन हो रहा है तो कंजर्व करेंगे ना, जरूरी है कि जाने देंगे सारी सॉइल, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो द denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. Suppose this is a rock, यहाँ पे बारिश हो रही है, टेम्परेचर हो रहा है, स्नोइंग हो रही है, तो ऊपर वाले जो पार्टिकल्स हैं वेदर होंगे, नीचे गिरेंगे, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग और denudation, ठीक है।
लेकिन जब पानी आया और हवा आई, या सपोज ग्लेशियर से ही चला गया ये, ठीक है, तो एक जगह से जब दूसरी जगह जाएगी उसको हम क्या कहते हैं? इरोजन। अगर एक ही जगह पे है वेदरिंग, अगर शिफ्ट हो गई दूसरी जगह पे ड्यू टू फैक्टर्स कौन कौन से? सॉइल, विंड, वाटर एटसेट्रा, दैट इज कॉल्ड इरोजन। ओके, कैसी कैसी इरोजन होती हैं? गली इरोजन। गली मतलब, अब गली वॉइस सबने देखी है, ठीक है, तो गली मतलब नैरो पाथ, तो ये गलियां बन जाती हैं उसकी वजह से, ठीक है। सो दिस इज गली इरोजन। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक डीप चैनल्स, और इसको क्या बोलते हैं? बैड लैंड। बैड लैंड देखने में भी अच्छी नहीं होती है, फर्टाइल सॉइल भी चली जाती है, एग्रीकल्चर भी नहीं होता, सो ऑल इन ऑल बैड। फाइन। ये कहाँ किस एरिया में मिलती है? चंबल एरिया में मिलती है। फाइन। एंड सच लैंड्स आर कॉल्ड रिवाइन्स। चंबल बेसिन में इनको रिवाइन्स बोलते हैं। नाउ इफ दे आस्क यू व्हाट्स अनदर नेम फॉर गलीज, व्हाट्स अनदर नेम फॉर बैड लैंड, इट्स कॉल्ड रिवाइन्स। शीट इरोजन, नाम से पता चल रहा है शीट के फॉर्म में पानी बहेगा, टॉप सॉइल को बहा के ले जाएगा। फाइन, तो ये हो गया हमारा शीट इरोजन, ठीक है। फिर अब हमें कंजर्व कैसे करना चाहिए? कंजर्व कैसे करना चाहिए हम बात करेंगे। सबसे पहले कंटूर प्लॉइंग की बात करेंगे। जैसे कि सपोज दिस इज अ हिल, माउंटेन्स में, अगर आप हिल स्टेशंस पे या माउंटेन्स में कहीं गए होंगे तो वहाँ पे आपने ना एग्रीकल्चर देखा होगा, इस फॉर्म में होता है, एंड यहाँ पे क्रॉप्स होती हैं। इट्स ऑल सो ब्यूटिफुल, सो ग्रीन, यहाँ पे होती है। क्यों? सो दैट अगर पानी यहाँ पे है तो यहाँ से नीचे ना लेके जाए सॉइल को। फाइन, तो यहाँ पे सॉइल भी बच जाती है, पानी भी बच जाता है, एंड क्रॉप्स भी स्टेबल रहती हैं। कंटूर प्लॉइंग। नेक्स्ट इज टेरेस कल्टीवेशन, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। एंड देन स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास इन बिटवीन क्रॉप्स। अब अगर ये क्रॉप है तो इसके बीच में ग्रास लगाओ, फिर उसके बाद दूसरी लाइन क्रॉप की, फिर उसके बीच में ग्रास, बीच में जो जगह खाली रहती है वो ना रहे, सो दैट मॉइस्चर भी कंटेन करे और सॉइल को भी कंटेन करके रखे। फाइन। फिर आ जाते हैं शेल्टर बेल्ट्स, वही जो मैंने आपको बताया, राइट। यू नो कि वाटर, हमने रिसोर्सेज के बारे में देखा, ठीक है, और हमने देखा कि उनको कैसे बचाना चाहिए। फाइन। फिर हमने देखा कि लैंड कैसे है हमारा रिसोर्स, सॉइल कैसे है हमारा रिसोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरोजन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजर्वेशंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।